दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी लॉ यानी कि हेनरी के नियम की, जो कि आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विलियन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ के क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, और इसके अलावा इससे पूछे जाने वाले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भौतिकी में हेनरी का नियम गैस के भौतिक गुणों से संबंधित एक नियम है, जिसे विलियम हेनरी ने 1803 में प्रतिपादित किया था। तो विलियम हेनरी ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो ऐसे विलयन के लिए दिया था जिसमें कि जो विलायक हो वो द्रव हो और जो विलेय हो वो गैस हो। और इन्होंने यहाँ पर गैसों के आंशिक दाब और विलयन में घुले हुए गैस के मात्रा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। तो यदि हम बात करें इनकी परिभाषा की, यानी कि इनके नियम की परिभाषा की, तो इनके अनुसार किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता, यानी कि कोई गैस है और किसी द्रव में घुल रहा है, तो उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी द्रव में कोई गैस खोला जाता है तो उस गैस की जो घुलनशीलता है, यानी कि उसके जो घुलने की क्षमता होती है, वह उस गैस के जो आंशिक दाब है उसके समानुपाती होता है। मतलब दाब जितना अधिक होगा वह गैस उतना ही अधिक उसमें घुलेगा, और यदि दाब कम होगा तो उसकी घुलनशीलता कम होगी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि पहले वाले इमेज में आपको देख रहे हैं कि दाब जो है 1 बार है। अब यहाँ पर जो गैस है लिक्विड में बहुत कम घुला हुआ है, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल गैस के देख सकते हैं। लेकिन दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं कि जब प्रेशर को बढ़ा दिया गया, यानी कि 1 बार से 2 बार कर दिया गया, तो द्रव के अंदर उस गैस की विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। तो किसी गैस की विलेयता किसी द्रव में उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है, यानी कि हम जितना आंशिक दाब बढ़ाएंगे उसकी विलेयता बढ़ेगी, अगर हम आंशिक दाब कम करते हैं तो उसकी विलेयता घटती है। आप एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें कि गैस भरा हुआ है और नीचे की ओर एक लिक्विड है। इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ऊपर की ओर पिस्टन लगा हुआ है। अब यदि हम इस पिस्टन में प्रेशर बढ़ाते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते ही जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो द्रव में बहुत तेज़ी से घुलने लगे। तो आइए देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार फार्मूला क्या बनता है। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलेयता का मान दाब के समानुपाती होता है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी गैस की जो विलेयता होती है वो दाब पर निर्भर करती है। दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, दाब घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं m समानुपाती p। तो यहाँ पर m क्या है, m है द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, और p क्या है, गैस पर आरोपित दाब का मान। और हम सभी जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक स्थिरांक आता है, जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम कहते हैं हेनरी नियम का स्थिरांक। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला क्या बना, m = kp। m है गैस में घुली हुई गैस की मात्रा, k है हेनरी नियम का स्थिरांक, और p है गैस पर आरोपित दाब का मान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m का मान, यानी कि द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो है तभी बढ़ेगी जब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की जो विलेयता है वो बढ़ती जाएगी। अब हेनरी के नियम के लिए एक और परिभाषा है और एक और फार्मूला बनता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो हेनरी के नियम को विलयन में गैस के मोल अंश, यानी कि यहाँ पर हम जो मात्रा लेंगे वो लेंगे मोल अंश के रूप में। तो हेनरी के नियम के विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जिसके अनुसार गैस की द्रव में विलेयता को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो गैस है उसकी जो मात्रा घुल रही है उसको हम मोल अंश के रूप में लेंगे। तो जब हम गैस की मात्रा को मोल अंश के रूप में लेते हैं तो इसकी परिभाषा और सूत्र क्या होगा, आइए हम हेनरी के नियम के अनुसार जानते हैं। तो इनके अनुसार अगर हम परिभाषा देखें, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे भी हेनरी का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम गैस की मात्रा को न लेकर यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, मोल अंश ले लिया। बाकी सेम दाब
अब यहाँ पर किस पे निर्भर करेगा, मोल अंश पे निर्भर करेगा, यानी दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश बढ़ेगा, दाब घटाएंगे तो मोल अंश घटेगा। आइए अब इसके लिए फार्मूला देखते हैं। तो माना किसी गैस का जो वाष्प दाब है वो P है तथा गैस के मोल अंश x है, तो हेनरी के नियम के अनुसार P समानुपाती K। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा एक स्थिरांक आता है। तो अब फार्मूला क्या बनेगा, P = KX। तो यहाँ पर P क्या है, वाष्प दाब है, X क्या है, मोल अंश है, और K क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। यदि हम बात करें हेनरी नियतांक की, तो हेनरी नियतांक का मान ताप तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैसें कम घुलनशील होती हैं। तो यहाँ पर अक्रिय गैसों का मान क्यों अधिक है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अक्रिय गैसें जो होती हैं वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि हमें जो द्रव में गैस घोलना है उसका जो घुलनशीलता हो वो बहुत कम हो या न के बराबर हो, तभी वह हेनरी के नियम का पालन करता है। ये कंडीशन गैस के लिए दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी द्रव में किसी गैस को घोलते हैं तो वो गैस जो है वो उस द्रव से क्रिया नहीं करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनरी नियम की सीमाओं की, यानी कि किस किस कंडीशन में हेनरी का नियम फॉलो करता है। तो यदि हम बात करें, हेनरी का नियम सभी स्थितियों के लिए लागू नहीं होता, अर्थात कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां हेनरी का नियम कार्य नहीं करता या फिर वहां पर वो विफल हो जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, क्योंकि जब ताप हम घटाते हैं तो किसी भी द्रव की विलेयता घट जाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि पानी में अगर हम चीनी घोलते हैं और हम ताप बढ़ा दें, अगर उसको गर्म करने लगे तो चीनी बहुत अधिक मात्रा में घुलने लगता है। तो हेनरी का जो नियम है वो बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी हेनरी का नियतांक कार्य नहीं करता। तो दोनों कंडीशन है, न बहुत अधिक ताप हो न ही बहुत निम्न ताप हो। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि यह नियम तभी लागू होता है जब किसी गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि हम अक्रिय गैस लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये कम घुलनशील होता है, यानी कि यह जिस द्रव में घोला जाता है उससे अभिक्रिया नहीं करता। तो हमेशा कंडीशन ये होता है कि जब भी हम गैस लें वो उस द्रव में कम विलेय हो या फिर न के बराबर विलेय हो। फोर्थ पॉइंट है, पानी में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अमोनिया गैस है पानी के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती है। उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम बात करें HCl की, यह भी पानी में आयनित हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अमोनिया गैस और HCl ये जल से क्रिया करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी कोई गैस हम द्रव में घोलते हैं वह उससे क्रिया नहीं करना चाहिए। इस वजह से अमोनिया और HCl हेनरी के नियम का पालन नहीं करते। तो ये तो हुई हेनरी के नियम की सीमाओं की। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरी के नियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं हेनरी के नियम की प्रयोग की। तो हमारा पहला पॉइंट है, सोडा वाटर या फिर जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक है जिसे आप शीतल पेय पदार्थ कहते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। जैसे आप बॉटल को ओपन करते हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है, तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि उसमें कोई गैस निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो होता क्या है कि उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक प्रेशर पर क्या किया जाता है? भरा जाता है। अब क्यों भरा जाता है? क्योंकि वो उसके टेस्ट को मेंटेन करता है। अगर आप जब बॉटल को कुछ समय खोल के छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि उसका जो फ्लेवर होता है वो आपको चेंज समझ में आता है। तो हेनरी के नियम का उपयोग करके उस कोल्ड ड्रिंक में, यानी कि सोडा वाटर या फिर शीतल पेय पदार्थ में CO2 गैस भरी जाती है और उसमें उसको घुलनशील बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है।
क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जैसे जैसे गोताखोर पानी में नीचे जाता है तो ऊपर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो वायुमंडलीय दाब बढ़ने से क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस उसके रक्त में बहुत तेज़ी से घुलने लगते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रेशर बढ़ने से गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। तो जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, और दाब कम होने पर रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत तेज़ी से गैस के बुलबुले के रूप में रुधिर कोशिका में एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रक्त में प्रवाह में रुकावट आ जाती है और यह स्थिति बहुत घातक होती है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेड्स, यानी कि जब मनुष्य समुद्र से बाहर की ओर आता है तो प्रेशर घटता है, और जैसे जैसे प्रेशर घटता है घुलनशीलता क्या होती है? गैस की घटने लगती है। तो ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है जो ब्लड में घुले रहते हैं वो बहुत तेज़ी से रुधिर में एकत्रित होने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है? रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है और यह स्थिति बहुत ही घातक होती है, व्यक्ति मर भी सकता है। और ये जो कंडीशन होती है मेडिकल टर्म में कहलाती है बेड्स। और इससे बचाव के लिए वायु में कम घुलनशील गैसें उनके सिलेंडर में होती हैं, जैसे कि हीलियम और नियान। इसलिए समुद्री गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा अक्रिय गैसें हीलियम और नियान भी घुली होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों समुद्री गोताखोर गैस के सिलेंडर में हीलियम और नियान गैस का उपयोग करते हैं। बात करते हैं तीसरे उपयोग की। उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे वायु दाब भी कम होता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होता है और शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और इस लक्षण को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों पर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड में बहुत कम घुलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और मेडिकल टर्म में इसे बोला जाता है एनॉक्सिया। चौथा उपयोग मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ, बायो वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि हमारे फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी जो घटना है, यानी फेफड़े में ऑक्सीजन और CO2 का जो विनिमय होता है वो भी हेनरी के नियम के अनुसार ही होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम हेनरी के नियम से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके NCERT के बुक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके क्लास 12 से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज हो या फिर टॉपिक वाइज हो, सभी टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।